दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेहनत की कमाई आप सालों से जमा कर रहे हैं वो सेफ नहीं है? और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना बैंक है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। साल 2010 में अमित ने अपनी पहली सैलरी से 10,000 रुपए बैंक में सेव करना शुरू किया। वो हर महीने बिना चुके बैंक में पैसा जमा करता रहा। 2025 में 15 साल बाद उसके खाते में पूरे 22 लाख रुपए जमा हो गए। अब वो सोच रहा है कि इन पैसों से वो अपने सारे सपने पूरे कर लेगा, जैसे अपने बेटे को अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलाना, फॉरेन ट्रिप पर जाना, नई कार लेना एक्सेट्रा। लेकिन जब वो अपने बेटे के लिए अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो पता चला कि 15 लाख रुपए तो सिर्फ ट्यूशन फीस है, बाकी खर्च अलग। अब अमित के 22 लाख बस एक सपना बनकर रह गए। महंगाई ने उसके बैंक में पड़े पैसों की असली कीमत बहुत मिनिमम कर दी। इन्फ्लेशन ने उसके पैसों की ताकत को खत्म कर दिया। बैंक में पैसा रखना आज के दौर में स्लो पॉइजन है। बैंक आपको देता है सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट और महंगाई 6 से 7% बढ़ रही है। मतलब बैंक में रखे हुए पैसों पर आपको हर साल घाटा हो रहा है, वो भी साइलेंटली। भारत में हर साल लगभग 5-10 छोटे बैंक फेल हो जाते हैं। पीएनबी और पीएमसी बैंक घोटालों के किस्से किसको याद नहीं है? लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें हजारों लाखों लोगों की सालों की कमाई चली गई। और जब वो अपना पैसा निकालने गए तो उन्हें पता चला कि DICGC के मुताबिक अगर बैंक को नुकसान होता है तो कस्टमर्स को सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इंश्योर्ड गारंटी मिलती है, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों क्यों ना हो। तो अगर आप भी अमित की तरह सोचते हैं कि बैंक सबसे सुरक्षित जगह है आपके पैसों के लिए, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 4 जबरदस्त एसेट्स जो बैंक से कई गुना बेहतर है, जहां आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित भी रहेगा और ग्रो भी होगा। एसेट नंबर 1, इंडेक्स और म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये एक ऐसा एसेट है जो छोटे छोटे कदमों से बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाता है। चलिए इसे अमन की स्टोरी से समझते हैं। अमन भी बिल्कुल अमित की तरह ही पैसों को रखने के लिए बैंक को सबसे सेफ जगह मानता था। अमन एक गवर्नमेंट जॉब करता था, उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी और खर्चे भी कम थे। हर महीने वो थोड़ी रकम अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता और खुद को समझदार मानता। उसे लगता था कि रिस्क लेना बेवकूफी है, पैसा सेफ होना चाहिए। लेकिन उसका छोटा भाई विक्रम, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसकी इतनी ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में SIP करता था। अमन उसे अक्सर समझाता कि मार्केट में पैसा डूब जाएगा, समझदारी से चलो। अमन को लगता था कि बैंक के अलावा बाकी सारी चीजें बेकार है। अब 10 साल का समय बीता। 10 साल बाद अमन की सेविंग्स लगभग 25 लाख रुपए थी। बैंक से उसे 4% के हिसाब से थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहा, पर इन्फ्लेशन ने उसके पैसों की वैल्यू काफी कम कर दी। 25 लाख रुपए होते हुए भी उसे हर वक्त डर लगता था, कहीं हॉस्पिटल का बिल या कोई बड़ा खर्च आ गया तो सब खत्म। उसकी सिक्योरिटी एक इल्यूजन बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसने शुरुआत में सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने की SIP की थी। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने पर वो अपनी SIP भी 20% से बढ़ाता गया। 10 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 30 लाख रुपए हो गया था और सालाना 12% रिटर्न के हिसाब से उसके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए हो चुकी थी, क्योंकि उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड चुना था। वहीं अमन अब पेंशन के करीब था, लेकिन रिटायरमेंट को लेकर उसके पास कोई प्लान नहीं था। बैंक में पड़ा पैसा अपनी वैल्यू खो रहा था। वो दिखता तो बहुत था, लेकिन उसकी वैल्यू हर साल साइलेंटली गिर रही थी। उसे अब घर चलाना भी मुश्किल लग रहा था। वही विक्रम अभी भी प्राइवेट जॉब में था, लेकिन उसके पास एक सॉलिड बैकअप था, उसका ग्रोइंग कॉर्पस जो उसे मेंटल पीस देता था। अमन ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैंने सेफ रहकर गलती की? वो नहीं जानता था कि सेफ्टी भी एक तरह का रिस्क है, खासकर तब जब आपका पैसा सालों तक बैंक में पड़ा रहे और सिर्फ दिखावा करे कि वो बढ़ रहा है, जबकि असल में उसकी परचेसिंग पावर घटती जाती है। अमन ने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया था कि हर साल इन्फ्लेशन 6 से 7% से बढ़ रही है। अब वो चाहता था कि काश समय वापस लौट सके, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हर साल चीजें महंगी होती है और आपका पैसा अगर सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो साइलेंटली अपनी वैल्यू खोता जाएगा। म्यूचुअल फंड में SIP करना आपके पैसों को महंगाई से लड़ने लायक बनाता है। बैंक सेफ नहीं, स्लो है। पैसा बचाने के साथ साथ पैसा बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अब धीरे धीरे अमन को भी बैंक की रियलिटी समझ आ गई थी। अब वो खुद म्यूचुअल फंड्स के फायदे सबको समझाने लगा था। उसे अब समझ आ गया था
कि SIP सिर्फ पैसा नहीं बनाता, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन जर्नी है जो आपको सिखाती है कि कैसे 5-10 हजार महीने से भी शुरुआत करके आप एक बड़ी वेल्थ बना सकते हो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट एंड रीट्स। लैंड एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा शॉर्टकट सोर्स है जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। आप ज्यादातर सभी रिच लोगों का एग्जाम्पल देख लो, एक बिजनेस के साथ साथ उनके पास कोई ना कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जरूर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स, आप डिप्रिसिएशन और लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन ले सकते हो। साथ ही लैंड ओन करने से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ आपकी लैंड और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। और बाकी लोन्स के कंपैरिजन में आपको होम लोन्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिससे आप OPM यानी अदर पीपल्स मनी का यूज करके अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो, जिससे आपके पास कंटिन्यूअस कैश आता रहेगा। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, ओबेरॉयज, टाटा और अडानी, सभी अपने बिजनेसेस के साथ साथ रियल एस्टेट में भी जरूर इन्वेस्ट करते हैं। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने यूपी के अयोध्या में लैंड परचेसेस की है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लैंड में तो बहुत पैसा लगता है और हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो आप रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती है जो इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को ओन करती है, उन्हें फाइनेंस करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। इन कंपनीज के अंडर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, सेल टावर्स, डाटा सेंटर्स, होटल्स, ऑफिसेस और रिटेल शॉप्स भी आती है। और इसमें आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की तरह ही इन्वेस्ट कर सकते हो। और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आप इसमें मिनिमम 15,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बिल्कुल किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह। बस इसमें स्टॉक्स की जगह आपका सारा पैसा लैंड और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होगा। और इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन प्लस इंफॉर्मेशन दोनों मिलता है। और इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनीज अपनी 90% रेंटल इनकम्स अपने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स के रूप में दे देती है, जो रेगुलर कैश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जैसे आप स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ने पर उसे सेल कर देते हो, ठीक उसी तरह रीट्स भी आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एसेट नंबर 3, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, साल 2020 में जब पैंडेमिक का दौर था और सबके काम धंधे ठप थे, तब अजय के पास न तो कोई स्टेडी जॉब थी और न ही रेगुलर इनकम, लेकिन उनके पास एक छोटा सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट था। जब बाजार में अफरा तफरी मची हुई थी और लोग लोन्स के चक्कर में उलझ रहे थे, तब अजय ने अपने पास जमा कुछ गोल्ड को बेचकर तुरंत कैश जमा कर लिया, जिसमें ना किसी पेपर वर्क की टेंशन, ना EMI का डर और ना किसी से लंबी निगोशिएशन की जरूरत पड़ी। गोल्ड ने बिल्कुल सीधा काम किया और अजय को मुश्किल घड़ी में संभाल लिया। गोल्ड की असली पावर तब सामने आती है जब बाकी सारे फाइनेंशियल रास्ते बंद हो। आप जब चाहे इसे बेच सकते हैं और तुरंत पैसा ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की लिक्विडिटी अनमैच्ड है। ये गांव की शादियों से लेकर फॉरेन एक्सचेंज काउंटर तक हर जगह चलता है, क्योंकि गोल्ड इकलौता ऐसा एसेट है जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, गोल्ड अपनी वैल्यू बचाए रखता है और आपको इन्फ्लेशन से बचाने में मदद करता है। इसमें ना किसी थर्ड पार्टी की अप्रूवल चाहिए, ना बैंक की इन्वॉल्वमेंट और ना कोई मिडलमैन। पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति के तौर पर गोल्ड वेल्थ प्रिजर्वेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अजय ने देखा कि जब मार्केट क्रैश हुआ और करेंसी वीक पड़ी, तब गोल्ड ऊपर जा रहा था, इसीलिए उसने उसे बेचकर कैश जमा कर लिया, जो उसे क्राइसिस के समय पर बहुत काम आया। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में भी सेंसेक्स जब 50% गिरा, तब गोल्ड करीब 30% बढ़ गया था। इसी तरह सभी क्राइसिस में गोल्ड अपनी क्षमता दिखाता है। अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो जरूरी नहीं कि गोल्ड में 50% पैसा इन्वेस्ट कर दे, लेकिन 10-15% स्ट्रैटेजिक एलोकेशन आपकी ओवरऑल रिस्क को काफी हद तक कम कर सकता है। यह रेंट या डिविडेंड तो नहीं देता, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग स्टोर ऑफ वैल्यू है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन या करेंसी डिवॉल्यूशन के समय आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनाए रखता है। आजकल लोग गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे इनोवेटिव फॉर्मेट्स में भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड सिर्फ चमकने के लिए नहीं है।
अगर इसमें सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी चमका सकता है। ये सिर्फ लग्जरी नहीं, एक इनविजिबल इंश्योरेंस है, वो भी बिना किसी प्रीमियम के। अब लास्ट एसेट नंबर 4, स्मॉल वेंचर्स। ये एक ऐसा एसेट है जो आपके सभी शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। और हर वो इंसान जिसे कुछ बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए स्मॉल वेंचर्स या स्मॉल बिजनेसेस बेस्ट आइडिया है। दुनिया के सबसे फेमस और रिच इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपने करियर की शुरुआत स्मॉल वेंचर्स से ही की थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि जिस इन्वेस्टमेंट जर्नी पे उन्हें चलना है वहां के लिए पैसा काफी चाहिए होगा। इसलिए 6 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने अपना पहला वेंचर शुरू किया। 6 साल की उम्र में ही वॉरेन एक शॉप के बाहर खड़े रहते और बॉटल की कैप्स को कलेक्ट करते, ये जानने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं। तो फाइनली उन्हें पता चला कि कोका कोला लोग पीना बहुत पसंद करते हैं। तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना 25 सेंट्स की ये 6 पैक कोका कोला खरीदूं और इनके साथ च्युइंगम ऐड करके एक बॉटल 5 सेंट में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यंग वॉरेन बफेट ने वैसा ही किया और डोर टू डोर जाकर च्युइंगम और कोका कोला बेचना शुरू किया। यहीं से उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई थी और 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी। उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उनका टारगेट था 500 न्यूज़पेपर डेली सेल करने का। शुरुआत में तो ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, पर धीरे धीरे वो इस मुकाम पर पहुंच ही गए, जिससे वो महीने का $175 अर्न करने लगे थे, जो उस समय एक मिडिल क्लास स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद उनकी पैसा कमाने की आदत और जज्बे ने उनका नजरिया ऐसा बना दिया था कि उन्हें हर जगह वेंचर ही दिखता था। जब वॉरेन बफेट 16 साल के थे तब उन्होंने एक बार्बर शॉप के अंदर बहुत भीड़ देखी। वहां सिर्फ एक ही आदमी था जो हेयर कटिंग करता था और सभी कस्टमर्स अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए रहते थे और कुछ लोग तो लेट होने की वजह से निराश होकर चले जाया करते थे। तभी वॉरेन को एक आइडिया आया पिन बॉल मशीन लगाने का। उन्होंने उस बार्बर से बात करी और उसकी दुकान में पिन बॉल मशीन डलवाई, जिसकी वजह से लोगों को अब एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल चुका था और लोग बोर भी नहीं होते थे। इस आइडिया से उस बार्बर की दुकान बहुत चली और वॉरेन का बिजनेस भी चल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने और भी शॉप्स और शॉपिंग मॉल्स में अपनी मशीन्स लगवाई और उससे $1000 अर्न कर लिए। वॉरेन बफेट की ये वेंचर स्टोरीज बताती है कि करियर की स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रू वेल्थ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क सीखना है तो जॉब करके बैंक्स में पैसा सेव करने से अच्छा है वेंचर शुरू करो। लो रिस्क और लो कैपिटल वेंचर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करता है और बाद में जाकर यही वेंचर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस और पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना समझदारी नहीं है, उसे सही एसेट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग साइलेंटली काम करता है। रियल एस्टेट आपको रेंटल इनकम और एसेट वैल्यू दोनों देता है। गोल्ड क्राइसिस में सबसे तेज काम आता है और स्मॉल वेंचर्स आपको आइडेंटिटी, ग्रोथ और ओनरशिप का एहसास कराता है। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज एक छोटा कदम नहीं उठाता वो कल पछताता है। बैंक में पैसा रखना ठीक है, बट सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाना मतलब अपनी मेहनत की कमाई को धीमे धीमे गंवाना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।